कोरोना काल में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। आपको हाथ लगातार धोते रहना है, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है और उसके अलावा आपको सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचना है। अगर जाना भी पड़े तो मुंह पर मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सामाजिक दूरी का बहुत ख्याल रखिए। हम इस वक्त आपको कोरोना के आंकड़े 24 घंटे के बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े 4 लाख के पार पहुंच गए। कुल मिला के पिछले 24 घंटे में संक्रमण का आंकड़ा 4,03,097 हो गया है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि एक दिन में कोरोना से 4,097 लोगों की मौत भी हुई है। इस वक्त के जो बड़ी खबर है वो ये है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार फिर से एक बार हुआ है। 4,03,738 मरीज अब तक पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 4,092 मरीजों की अब तक मौत हुई है। इसके अलावा 22 लाख लोग अब तक जो एक्टिव केसेस हैं देश में, उनकी संख्या 22,29,000 है, जबकि 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो इस वक्त का जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटे में 4 लाख का आंकड़ा संक्रमितों ने फिर से पार किया है। 4,000 से ज़्यादा मौतें लगातार दूसरे दिन फिर से दर्ज की गई हैं। कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार अपना कहर बरपा रहा है। इससे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, आपका घर परिवार स्वस्थ रह सके। पिछले 24 घंटे में 4 लाख को पार कर गया है आंकड़ा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, जिससे हम ताकि आपको कोरोना की तैयारियों से जुड़े सारे अपडेट दे सकें। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाम मांगे थे ताकि वो ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स बना सके। कल केंद्र सरकार ने ये नाम दे दिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये टास्क फोर्स में कौन कौन से सदस्य हैं और ये क्या काम करें। सुप्रीम कोर्ट के बनाए टास्क फोर्स के पास क्या जिम्मेदारी होगी? राज्यों को मिलने वाले ऑक्सीजन का ऑडिट करेगा, हर राज्य की ऑक्सीजन जरूरत की जांच करेगा, कोरोना से निपटने के लिए भविष्य की तैयारियों पर सुझाव देगा। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन क्यों किया है? केंद्र और राज्य के बीच ऑक्सीजन कोटे पर टकराव है। राज्यों का आरोप कोटे से कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जिससे लोग मर रहे हैं। टास्क फोर्स के गठन के पीछे सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है? देश अभूतपूर्व महामारी से जूझ रहा है। अग्रणी विशेषज्ञों का टास्क फोर्स देश की तैयारियों को बेहतर करने में मददगार होगा। टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है? कुल 12 लोग टास्क फोर्स के सदस्य हैं, जिसमें देश के 10 बड़े डॉक्टर हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, डॉक्टर भवतोष विश्वास, डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, डॉक्टर गगनदीप कंग, डॉक्टर जेबी पीटर, डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर सौमित्र रावत, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर जरीर एफ उड़ावाडिया। राज्यों के ऑक्सीजन ऑडिट का मुद्दा क्यों उठा? सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने सुनवाई में कहा, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। दिल्ली 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अनलोड नहीं कर पा रहा। केंद्र ने कहा कि दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट हो। टास्क फोर्स के क्या अधिकार होंगे? नीति आयोग, डीजी हेल्थ सर्विस, एम्स निदेशक, उद्योग सचिव, सड़क परिवहन सचिव जैसे अधिकारियों का सहयोग ले सकता है। केंद्र को टास्क फोर्स के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। टास्क फोर्स कितने वक्त के लिए बनाया गया है? कार्यकाल फिलहाल 6 महीने का। समय समय पर कोर्ट को रिपोर्ट देगा। ऑक्सीजन सप्लाई पर 7 दिन में सुझाव देगा। टास्क फोर्स के सुझाव आने तक क्या व्यवस्था रहेगी? जब तक टास्क फोर्स अलग अलग राज्यों के लिए ऑक्सीजन के आवंटन की व्यवस्था तय नहीं करता, तब तक केंद्र सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से बताई गई मात्रा के मुताबिक राज्यों को ऑक्सीजन देता रहेगा। हमारे साथ सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन और टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर DS राणा जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स बनाया है, उसके सदस्य हैं। सीधे DS राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ABP न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल ये है, क्या टास्क फोर्स की जिम्मेदारी हैं उनका आवंटन हो चुका है कि कौन सा सदस्य क्या देखेगा?
नहीं, अभी तक तो हमें कोई ऐसी नहीं आई है, कोई सूचना, कोई आदेश नहीं आए हैं, कोई ऐसा लेटर भी नहीं आया है। अभी तो हम सब कुछ मीडिया के थ्रू जान रहे हैं। अभी तक कोई जी स्पेसिफिक वो नहीं आया कि क्या टास्क फोर्स क्या करेगा, कैसे काम करेगा। जी राणा साहब, क्या आपकी बाकी सदस्यों से टेलीफोन पर कोई चर्चा हुई? आपने सुना तो होगा, देखा भी होगा, लेकिन क्या बाकी सदस्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं टास्क फोर्स में, उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, मैं सच्ची टाइम मुझे टाइम नहीं मिल सका किसी से बात करने का। मैं अभी बात नहीं की किसी से, तो आज बात करूंगा। अभी थोड़ा सा मेरी मीटिंग है कोई जी 11 बजे बाद, सोचता हूँ कि बात करूँगा कुछ सदस्यों से, क्या ख्याल हैं, क्या विचार हैं। जी DS राणा साहब, एक बड़ी समस्या, आप तो खुद ही हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और आपने देखा किस तरह से ऑक्सीजन का कमी हो जा रही थी अस्पताल पर, और लास्ट मोमेंट पर जो है वो ऑक्सीजन मिल पा रही थी, वो कई अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाई। आपको खामी अब तक देखने में कहाँ लगी कि जो ऑक्सीजन का मैनेजमेंट है वो कहाँ गड़बड़ा रहा है? मेरे ख्याल में ना, हमें पहले कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वेव इस तरीके से आएगी, जो सरकार है या लोग नहीं समझ पाएगी इतनी तेज़ी से, एक सुनामी से भी ज़्यादा तेज़ी से लहर आएगी जिसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो यदि पहले हमारी तैयारी नहीं थी तो इसके ऑक्सीजन की प्रोडक्शन रैंप अप करने में, फिर उसकी सप्लाई चेन मेंटेन करने में, दूसरी स्टेटों से दिल्ली तक किसी भी स्टेट तक पहुँचाने में, उस स्टेट को अपनी सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर बड़ी मुझे अच्छी बात यह है लगी कि जब इस चीज़ को वो एक इसमें सेंसिटाइज किया गया तो गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्ड किया। तो वो लगता है कि और जल्दी ज़्यादा करना चाहिए था, पर गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे उससे भी अच्छा लगा कि जो काफ़ी NGOs हैं और लोग हैं, बड़े नौजवान लोग, उनके NGOs वो सारे अपने आप वॉलंटियर किए उन्होंने, और उन्होंने जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कोई कंसनट्रेट ला रहे हैं, कोई कहीं से इम्पोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो सारा देश जुड़ गया उसमें। तो अच्छा है कि इसी से अब समाधान हो गया। मैं आपको खुशी की बात है, एटलीस्ट बाकी हॉस्पिटल का पता नहीं है, पर गंगाराम में 3-4 दिन से हॉस्पिटल की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई अनइंटरप्टेड पूरी आ रही है। जी राणा साहब, ऑक्सीजन की सप्लाई एक अलग मुद्दा है अभी और इस वक्त मैं वही हॉस्पिटल कहता हूँ, में इस वक्त ऑक्सीजन प्लांट एक अलग मुद्दा है। क्या ये टास्क फोर्स इस बात का भी ध्यान रखेगा कि तमाम हॉस्पिटल्स को इस तरह के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपना ऑक्सीजन प्लांट खुद लगाएं, ताकि उनकी जो डिपेंडेंसी है वो बाहरी ऑक्सीजन पर कम हो? ऐसा है कि ऑलरेडी यदि पहले तो ये स्टडी करना होगा कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है और उसको किस स्टेज तक रैंप अप किया जा सकता है, कितनी कमी रहती है उसमें, और सप्लाई चेन क्या है मेंटेन हो सकती है। उसके बावजूद भी हॉस्पिटल को, सारे हॉस्पिटल वैसे अपने आप स्टेप ले रहे हैं कि कुछ ना कुछ पोर्शन तक, पूरी सप्लाई नहीं, आधी सप्लाई का अरेंजमेंट अपने आप कर रहे हैं, एक सेल्फ जनरेशन का जो हॉस्पिटल, ताकि डिपेंडेंसी ऑन और आउटसोर्स कम हो जाए। तो ये भी एक स्टेप होगा। और इसके लिए भी कौन प्लांट लगा रहे हैं, कैसे प्लांट लगा रहे हैं, जो प्लांट लगा रहे हैं वो भी ओवर चार्ज नहीं करें, कितने जल्दी कर सकते हैं। जब इतने प्लांट सारे कंट्री में लगेंगे, मेरे ख्याल बड़े बड़े हॉस्पिटल सभी प्लांट लगवाएंगे, और बहुत से लोग वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऑफ़र कर रहे हैं कि प्लांट, किसी हॉस्पिटल को प्लांट दे रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से प्लांट लगाएंगे, कुछ प्लांट लगेंगे, कुछ दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ऑलरेडी कह रही है कि 40 प्लांट उन्होंने लगाने हैं, दिल्ली में लगाने हैं, वो हॉस्पिटल के बीच में लगाने हैं। एक बड़ा प्लांट बाहर भी लगा सकते हैं, हो सकता है बड़े प्लांट दिल्ली में ले जाएंगे, तो फिर आगे के लिए इतनी जो आपको डिपेंडेंस रहना पड़ता है दूसरे स्टेट पर, वो नहीं रहेगी। अब मेरे ख्याल में दिल्ली जो दूसरी स्टेटों की डिपेंडेंसी उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि। लेकिन राणा साहब, एक बड़ी समस्या ये है कि जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो ज़्यादातर पूर्वी भारत में हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों तक ले जाना, खासतौर पर पश्चिमी हिस्से में ले जाना बड़ा कठिन है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लगता है। दिल्ली जैसे राज्य जहाँ पर कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, वो टैंकर के लिए जूझते रहते हैं कि वो टैंकर कहाँ से मिले उनको। क्या टास्क फोर्स ये टैंकर्स की कमी को दूर करने पर विचार करेगा, और करेगा तो क्या फार्मूला है आपके दिमाग में, ताकि
इन टैंकर्स के सप्लाई टैंकर्स को सभी राज्यों के बीच बराबरी और समानता से बांटा जा सके? ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ की 5-6 दिन या 7 दिन ट्रक लगाने में लगेंगे। जब पता होगी रेगुलर सप्लाई करनी तो ट्रक भी चले रहेंगे या कोई ना कोई मोड से ट्रेन से आते रहेंगे। ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई। पर मैं फिर भी कहूँगा कि दिल्ली सरकार को भी यही चाहिए कि जहाँ तक हो सकें अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। और वो सेल्फ डिपेंडेंसी चाहे सरकार कुछ प्लांट अपने खोले, कुछ बड़े बड़े निजी हॉस्पिटल जो हैं या सरकारी हॉस्पिटलों के बीच में प्लांट लगाए जाएँ। और ज़रूरी है कि उन प्लांट को लगाने के लिए जो हॉस्पिटल में जगह चाहिए उसके लिए अनुमति जो है वो तुरंत दी जाए। उसमें कोई बहुत जो रेड टेप में होता है वो नहीं किया जाए। यदि कहीं जगह आइडेंटिफाई करता है हॉस्पिटल की यहाँ प्लांट लगा सकते हैं तो नॉर्मली वो परमिशन तो भी लेने पड़ेगी, जैसे कॉरपोरेशन की परमिशन लेते हैं, किसी भी ऑथराइज बॉडी की परमिशन लेंगे वो सरल होनी चाहिए कि तुरंत होनी चाहिए, ताकि प्लांट लगाने में ऐसा नहीं लगे कि प्लांट लगाने 6 महीने में उसकी वही नहीं आ रही है, परमिशन नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल में सब चीज़ें विचार होगा तो सारा प्रॉब्लम आगे के लिए तैयारी हो जाएगी हमारी पॉसिबल थर्ड वेव के लिए भी और किसी भी इवेंचुअल के लिए। मेरे मुताबिक ठीक है कि कंट्री में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एक्टिव बनाना है, उसके एक्ट के लिए तैयारी हमेशा होनी चाहिए। जो भी डिजास्टर आएगा वो मोस्ट ऑफ टाइम पूछ कर तो नहीं आएगा, और पूछ कर भी आएगा तो कई बार पता भी लग जाता है तो उसकी इंटेंसिटी पता नहीं लगा सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इस बार तो चलो एक अनुमान में गलती हो गई, सबसे गलती हुई, सरकार से गलती हुई, पब्लिक से भी गलती है। पब्लिक ने भी अपनी ढील कर दी, सारी अपनी जो गार्ड से डाउन कर दिए और सब जगह जाना, तो पब्लिक ने भी सुपर स्प्रेडर हो गई। बहुत सी जगह फंक्शन हुए, मैरिजेज हुई, त्यौहार हुए, तो हम भी तो अपने आप जिम्मेवार हैं। और अच्छा है इस वक्त सरकार भी लगी हुई है, लोग भी लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं इसी में। इस वक्त तो एनालिसिस तो करते रहो, वो तो पता ही है क्या क्यों हुआ, उससे लेसन सीखना चाहिए आगे के लिए। पर इस वक्त सबसे अच्छा है कि हम सब इसमें जुट जाएं और पहले इस वेव को काबू पाएं जो काबू हो रही है। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप कि गलती सबसे हुई है, आम लोगों से भी हुई, सरकार से भी हुई, डॉक्टर से भी हुई, एक्सपर्ट से भी हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो लगातार लोग पूछ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं उनको ज़मीन जो है सरकार सस्ते दर पे देती ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज हो, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी मोटी फीस लेते हैं मरीजों से। लेकिन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं है अपने। क्या इनको इतनी मोटी फीस के एवज में अपने कम से कम ऑक्सीजन प्लांट तो अपने लगाने चाहिए और प्राथमिकता पर लगाने चाहिए? सुनो, इसकी मैं जवाब देता हूँ। अब तो लगता है लगाने चाहिए, शायद अब भी लगाने की ज़रूरत नहीं हो। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने 45 साल के कैरियर में कभी भी ऐसा सुना कि ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आती रहती थी। ये तो सडनली आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो 4 टाइम बढ़ गई, हालांकि 2 टाइम बढ़ गई थी जब मतलब पहली वेव आई थी। तो 2 टाइम तक तो लोकल प्रोडक्शन वो दे वर एबल टू टेक केयर ऑफ इट, उसके बाद उनको प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए ये है। और ये जहाँ तक क्वेश्चन है कि निजी हॉस्पिटल चार्ज, ये जो है प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज करते हैं, मैं बार बार कई बार कहता हूँ कि सरकार इसका इसकी अकाउंटेंसी कर लें, इसका एक पूरा छानबीन कर लें। मैं अपने हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जहाँ कोई भी ट्रस्ट रन हॉस्पिटल जहाँ से एक पैसा भी किसी की जेब में नहीं जाता है, हमारे भी चार्ज लगते हैं और एक क्रॉस सब्सिडाइज मॉडल है। और हमें पिछले साल में अभी तक 103 करोड़ रुपये का घाटा पड़ चुका है। पिछले महीने में फिर 8 करोड़ का घाटा पड़ गया। तो आप आम लोगों को पता लगेगा कि बिल ज़्यादा दे रहे हैं, पर जब देखेंगे आफ्टर ऑल ये लोगों का एक मीथ है कि हो सकता है कई जगह ओवर चार्ज करते हैं, हो सकता है कई जगह अनएथिकली भी करते हैं, पर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए। गंगाराम जो है हॉस्पिटल जो इतनी सर्विस कर रहे हैं, इस टाइम 600 बेड हमारे इस पर हैं सर्विस के लिए, आईसीयू कोविड के लिए, और सबसे मैक्सिमम बेड हैं प्राइवेट सेक्टर में 160 बेड हैं जो आईसीयू केयर दे रहे हैं। और उनके लिए जो मैन पावर लगती है, मैं कहता हूँ ऑडिट करा लो किसी से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑडिट करा लो। मैं तो इसके लिए चाह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार या सेंट्रल सरकार ले ले हॉस्पिटल को कि जब तक कोविड क्राइसिस चल रहा है हम तनख्वाह देते रहेंगे, अपना खर्चा जो उनको लगता है कि फ़ायदा उसको भी ले जाए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो ये बात है कि ये बड़ा मुश्किल है। बाकी हॉस्पिटलों को नहीं मैं कह सकता हूँ, कॉरपोरेट हॉस्पिटलों ने पैसे भी इन्वेस्ट किए होते हैं। तो ये बड़ा एक मुद्दा है कि लोगों को लगता है कि सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता है। ये नहीं सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज जो हो रहा है वो हम टैक्स दे रहे हैं उसके थ्रू हो रहा है, और सरकार के लोगों को पूरी तनख्वाह मिल रही है, चाहे काम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है।
इन जो निजी हॉस्पिटल हैं या ट्रस्ट रन हॉस्पिटल हैं, ये जो भी हैं, यहाँ की एक अकाउंटिंग एक इसके को कर लें ना, इसका ऑडिट कर लें, ऑडिट करके देख लें कि ये बाकी पैसे लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं। जहाँ लूट रहे हैं वहाँ पनिशमेंट करो, जहाँ लूट रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हम सारा अकाउंट सरकार को देते हैं, भारतीय सरकार को या दिल्ली सरकार को, जिसको चाहिए, और वो हम तो सर्विस करने को तैयार हैं, हमारे लोगों को तनख्वाह देते रहो जब तक ये काम चल रहा है। वो तनख्वाह भी हमें मुश्किल हो रही है हमें, अब तनख्वाह भी हम अपने रिजर्व। लेकिन डॉक्टर DS राणा, आपको नहीं लगता, हमने देखा कई राज्यों में कोविड के इलाज के रेट फिक्स किए सरकार ने, ऐसे आपातकाल में डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट को खुद आगे आना चाहिए और एक खुद ही अपनी इलाज की फीस की सीमा बांध लेनी चाहिए, ताकि मरीजों को कम से कम उनके बोझ पड़े, क्योंकि एक परिवार में 5-5, 6 सदस्य हम देख रहे हैं कि वो बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, अभी हम हमारे दिल्ली में सारे हॉस्पिटल कैप रेट पे काम कर रहे हैं, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल टोटली जो गवर्नमेंट के रेट फिक्स है उस पर ही काम कर रहे हैं। उन रेट्स पर हॉस्पिटल चलाना मुश्किल है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि बहुत से जो लोग रिच पेशेंट हैं उनको भी कैप रेट पर, जो कैपिंग की है उस पर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जबकि वो पूरा रेट देने के लिए तैयार हैं। तो कुछ रेशो फिक्स की होती है कि कुछ लोगों को जो पैसे दे सकते हैं उनसे पैसे ले लो, जो कुछ लोग नहीं दे सकते, जैसे हमारा हॉस्पिटल है चलता है, कोई 100 रुपये देता है तो कोई 80 देता है, कोई 60 देता है, कोई 0 देता है, तो वो मॉडल पूरा खत्म हो गया। आपने एक कर दिया कि कैप रेट पर चलाओ, चाहे नुकसान हो जो फ़ायदा, उसका कोई नहीं देख रहा है कि नुकसान होना है फ़ायदा हो रहा है, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। कैप जैसे दिल्ली के सारे मेजर हॉस्पिटल कैप रेट चल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल सारे 100% कैप रेट में, हम कोई भी किसी पेशेंट से और चार्ज करते नहीं, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया उसी के मुताबिक पूरा चार्ज करते हैं। ऐसे लोगों को करना चाहिए। जब सरकार ने बोला कैसे करना है तो जी डॉक्टर राणा, आपने सुना होगा DRDO ने एक मेडिसिन बनाई है 2DG। ये जो मेडिसिन है कुछ इस तरह से काम करती है, बताया जा रहा है कि ये बॉडी में जाते ही ऑक्सीजन की कमी है उसको ख़त्म करती है, और उसके अलावा जो वायरस है, वायरस की जो मल्टीप्लाई होना की जो प्रक्रिया है उसको रोक देती है। आपने इस मेडिसिन को बारे में सुना होगा, ये किस तरह से काम करती है? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। कल ये रिलीज हुआ है कि ऐसी दवाई है वो काम करती है, इसके बारे में पहले कोई जिक्र नहीं हुआ है, और आई एम सॉरी, मैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हाँ, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, ऐसा नहीं है कि ये भी संजीवनी बूटी की तरह नहीं है। ये ऐसे जैसे एक्सपेरिमेंटल ड्रग बासी आ रही हैं कि एंटीवायरल, कई कुछ ट्राई किया जा रहा है इस वक्त कि वायरस अल्टीमेटली तो 2 ही चीज़ें काम करेगी ना, या तो सब लोगों को वैक्सीनेशन लगा दो, या ऐसी दवाई निकल जाए जब जिसको बीमारी हो तो वायरस को किल कर सकें। वो ड्रग नहीं निकल पा रही अभी। रेमडेसिविर से शुरू हुआ था, उसके बाद कई दवाइयाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हुई, उसके बाद एजिथ्रोल हुई, डॉक्सी हुई, वो सारे प्लेसिबो हैं, उनका कोई पता नहीं है, एविडेंस बेस्ड चीज़ नहीं है ये। रेमडेसिविर की भी थोड़ी सी एविडेंस है कि ये साइड सीवियरिटी को थोड़ा कम करती है, और वो भी राइट टाइम पर दी जाए तो। सिमिलरली अभी और आने वाली हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाली हैं, वो भी प्रॉमिसिंग है, पर वो एक्सपेंसिव है इतनी, उनका इंडिकेशन डिफ़िकल्ट होगा, वही क्राइसिस करेगी इस कंट्री में जिस टाइम आएंगी। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना एक चैलेंज है, मेजर चैलेंज है, बट दैट इज चैलेंज सबको एक्सेप्ट करना होगा। उसकी लिमिटेशन है हर एक चीज़। अब कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई चोर बाज़ारी कर रहा है, कोई होर्डिंग कर रहा है, उसके लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ विजिलेंट रह सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट कर सकता कि सारा दिन वहीं बैठे रहेंगे, कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है, हेरा फेरी एडमिशन डेस्क हो सकती है, हेरा फेरी दवाई की चोरी हो सकती है। उसके लिए सारे हमने सिस्टम किए हैं, सिस्टम सेटअप करने के बाद जो ये चीज़ें चोरी हो सकती है, और जो ओपनली चोर बाज़ारी कर रहे हैं वो गलत है। पर आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी सप्लाई एंड डिमांड की चाहे हज़ारों सालों से जब भी प्रॉब्लम आएगी तो चोर बाज़ारी और जमाखोरी बढ़ेगी, और उसको रोकना उस टाइम सरकार का भी फायदा, सरकार का भी फर्ज बढ़ता है, जो लॉ इन्फोर्सिंग जैसे उनका फर्ज पड़ता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका उनका फर्ज पड़ता है। कोशिश करें ताकि वो मिनिमाइज हो सकें, उसको जीरो करना जी बिल्कुल है कि जीरो हो जाए, वो होता बिल्कुल। DS राणा साहब, आप सही कह रहे हैं कि जो काला बाजारी है, चोर बाजारी है, आपातकाल में ये बढ़ती है और सरकार की जिम्मेदारी है।
एजेंसीज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको रोका जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बाज़ार में टिसोलिजुमैब, आइटोलॉजिमैब, ये तमाम ऐसे इंजेक्शन हैं जो बाज़ार में 5-5 लाख रुपए में लोग खरीद रहे हैं। हालांकि अब सरकार ने इस पर थोड़ा सा शिकंजा कसा है और अब इनकी कीमतें कुछ नीचे आई हैं, लेकिन हमने खुद देखा था हाई कोर्ट में खड़े होकर एक वकील ने खुद कहा कि उसने अपनी माँ के लिए 5 लाख तक का ये इंजेक्शन खरीदा है। तो आपको कालाबाजारी में मिलने वाले इंजेक्शन से दूर रहना है। अगर कोई कालाबाजारी में बेच रहा है तो आप पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, और इस मामले में पुलिस को और ज़्यादा तेज़ और सख्त रवैया अपनाना चाहिए। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भी तेज़ और सख्त रवैया अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर DS राणा ABP न्यूज़ से जुड़ने के लिए। डॉक्टर DS राणा सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाया है ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए, उसके सदस्य भी हैं। अभी हालांकि उनका कहना है कि उनको कोई सूचना आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है। आधिकारिक तौर पर जब सूचना मिलेगी उसके बाद बैठक होगी टास्क फोर्स की, और उसके बाद आगे के कामकाज का तरीका और समय अवधि तय की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि एक टास्क फोर्स बनाइए ताकि जो ऑक्सीजन का मैनेजमेंट है वो सब जगह राज्यों में इक्वली हो सके, उनकी मांग के मुताबिक हो सके, और ये मामला जो है वो देश भर में ऑक्सीजन की इस आपातकाल में मांग बढ़ने के बाद से शुरू हुआ था। हालांकि कुछ राज्यों को छोड़कर ज़्यादातर जगह जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो निर्बाध बनी रही। दिल्ली को लेकर काफ़ी बवाल हुआ। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब तक तकरीबन 37 लोगों की मौत भी हो चुकी है, और इसको लेकर हमने देखा कि किस तरह से गंदी और छिछली राजनीति भी हुई थी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।